एक ऐसा नाम जो मनोविज्ञान की दुनिया में गहराई और रहस्य का पर्याय है, ने मानव मन की उन परतों को उजागर किया जहां पहले किसी ने पहुंचने का साहस नहीं किया था। उनका जन्म 5 जुलाई के केसविल नामक एक शांत गांव में हुआ था। उनके पिता एक पादरी थे और उनकी मां आध्यात्मिकता और रहस्यवाद में गहरी रुचि रखती थी, जिसका प्रभाव जुंग के भविष्य के काम पर 9 से 15 पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बचपन से ही जुंग एक अंतर्मुखी और कल्पनाशील बालक थे, जो अक्सर अपने सपनों और कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने बचपन के अकेलेपन और आंतरिक दुनिया के साथ अपने गहरे संबंध का विस्तार से वर्णन किया है। जुंग ने बेसल विश्वविद्यालय से चिकित्सा का अध्ययन किया और 19 में ज्यूरिख के प्रसिद्ध बर्गोजली मनोरोग अस्पताल में काम करना शुरू किया। यहीं पर उन्होंने यूजीन ब्लेयर के मार्गदर्शन में सिजोफ्रेनिया के रोगियों के साथ काम करते हुए अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की नींव रखी। जुंग का शुरुआती काम शब्द साहचर्य परीक्षण ने वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट पर केंद्रित था, जिसने अचेतन मन की जटिलताओं को समझने में मदद की। इस अनुच्छन के माध्यम से उन्होंने कॉम्प्लेक्स की अवधारणा को विकसित किया, जो भावनात्मक रूप से आवेशित विचारों और भावनाओं का एक समूह है। जो उस समय मनोविश्लेषण के जनक के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनकी पहली मुलाकात कथित तौर पर 13 घंटे तक चली, जो उनके गहन बौद्धिक संबंध का प्रमाण था। फ्रायर ने जुंग को अपने बौद्धिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा और उन्हें मनोविश्लेषण आंदोलन का युवराज घोषित किया। हालांकि समय के साथ दोनों के बीच सैद्धांतिक मतभेद बढ़ने लगे, खासकर कामुकता सेक्सुअलिटी की भूमिका को लेकर। फ्रायर का मानना था कि मानव व्यवहार का मुख्य चालक कामेच्छा लिबिडो है, जबकि जुंग ने इसे एक अधिक सामान्य जीवन ऊर्जा के रूप में देखा। सबसे बड़ा मतभेद अचेतन उनकॉन्शियस की अवधारणा को लेकर था। फ्रायर के व्यक्तिगत अचेतन के विपरीत जुंग ने सामूहिक अचेतन कलेक्टिव उनकॉन्शियस का क्रांतिकारी सिद्धांत प्रस्तुत किया। सामूहिक अचेतन मानवता की संपूर्ण आध्यात्मिक विरासत का भंडार है, जो जन्म से हर व्यक्ति में मौजूद होता है। यह हमारी प्रजाति के अनुभवों का एक साझा मानसिक आधार है। धर्मों और सपनों में प्रकट होता है। सामूहिक अचेतन की मूल इकाइयों को जुंग ने आर्केटाइप कहा। आर्केटाइप सार्वभौमिक क्या है। आदिम प्रतीक और छवियां हैं जो सभी मनुष्यों के लिए सहज अर्थ रखती है। कुछ रिव्यूअर में अटनासी है आर्केटाइप्स में पर्सोना, शैडो, एनिमस और माइगियथनिया ऐसी है शामिल है। पर्सोना वह सामाजिक मुखौटा है जिसे हम दुनिया को दिखाते हैं, जो हमारी वास्तविक पहचान से अलग हो सकता है। यह समाज के साथ तालमेल बिठाने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके साथ अत्यधिक तादाद में खतरनाक हो सकता है। शैडो हमारे व्यक्तित्व का अंधेरा और अस्वीकृत हिस्सा है। स्वार्थी और नकारात्मक भावनाएं छिपी होती है। जुंग का मानना था कि शैडो को स्वीकार करना और उसे एकीकृत करना व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एनिमा पुरुष के भीतर का स्त्रीत्व है और एनिमा स्त्री के भीतर का पुरुषत्व है। ये आर्केटाइप विपरीत लिंग के साथ हमारे संबंधों और हमारी रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं। सेल्फ जुंगियन मनोविज्ञान का केंद्रीय आर्केटाइप है, जो व्यक्तित्व की संपूर्णता और एकीकरण का प्रतीक है। यह वह लक्ष्य है जिसकी ओर हर व्यक्ति इंडिविजुएशन की प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ता है। इंडिविजुएशन या व्यक्तिकरण स्वयं को एक अद्वितीय और अविभाज्य व्यक्ति के रूप में विकसित करने की जीवन भर की प्रक्रिया है। 19 समय में फ्रायर के साथ उनके संबंध पूरी तरह से टूट गए, जिसके बाद जुंग व्यक्तिगत संकट के दौर से गुजरे। उन्होंने इस अवधि को
अचेतन के साथ टकराव कहा, जिसमें उन्होंने अपने सपनों और कल्पनाओं का बहादुरी से सामना किया। इस आत्म अन्वेषण के माध्यम से ही उनके कई सबसे मौलिक विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने अपनी कल्पनाओं और सपनों को रेड बुक नामक एक विशाल सचित्र पांडुलिपि में दर्ज किया। यह पुस्तक दशकों तक गुप्त रही और 2 वर्षों में इसके प्रकाशन ने दुनिया को जुंग की आंतरिक यात्रा की एक अनूठी झलक दी। जुंग ने सपनों को अचेतन मन से आने वाले महत्वपूर्ण संदेशों के रूप में देखा। फ्रायड के जो सपनों को दमित इच्छाओं की पूर्ति मानते थे, जुंग ने उन्हें आत्मा के मार्गदर्शन के रूप में देखा। उन्होंने सक्रिय कल्पना एक्टिव इमेजिनेशन नामक एक तकनीक भी विकसित की, जिसमें व्यक्ति अपनी कल्पनाओं के साथ सचेत रूप से संवाद करता है। जुंग ने मनोवैज्ञानिक प्रकारों साइकोलॉजिकल टाइप्स का भी वर्गीकरण किया, जिसने आधुनिक व्यक्तित्व मनोविज्ञान को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने 2 मुख्य दृष्टिकोणों अंतर्मुखता इंट्रोवर्शन और बहिर्मुखता एक्सट्रावर्शन को परिभाषित किया। अंतर्मुखी अपनी ऊर्जा आंतरिक दुनिया से प्राप्त करते हैं, जबकि बहिर्मुखी बाहरी दुनिया से। भावना, संवेदना और अंतर्ज्ञान के साथ जोड़ा। इस प्रणाली ने मायर्स-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर (MET) जैसे लोकप्रिय व्यक्तित्व परीक्षणों का आधार बनाया। जुंग की रुचि केवल मनोविज्ञान तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने पौराणिक कथाओं में धर्म, कीमिया, अल्केमी और पूर्वी दर्शन का भी गहरा अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि दुनिया भर की संस्कृतियों में समान प्रतीक और मिथक पाए जाते हैं, जो सामूहिक अचेतन के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। उन्होंने केवल सोना बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के परिवर्तन की एक प्रतीकात्मक यात्रा देखी। उन्होंने सिंक्रोनिसिटी की अवधारणा भी प्रस्तुत की, जिसका अर्थ है अर्थपूर्ण संयोग। यह दो से अधिक घटनाओं के बीच एक अकारण संबंध है, जो व्यक्ति के लिए गहरा व्यक्तिगत अर्थ रखता है। जुंग का मानना था कि सिंक्रोनिसिटी ब्रह्मांड और व्यक्ति के मानस के बीच एक गहरे संबंध का संकेत है। अपने के वर्षों में जुंग ज्यूरिख के पास बोलिंगेन में अपने बनाए हुए टावर में बहुत समय बिताते थे। यह टावर उनके लिए एक अभयारण्य था, जहां वे प्रकृति और अपने अचेतन के साथ जुड़ सकते थे। उन्होंने इस टावर को धीरे धीरे अपने हाथों से बनाया, जो उनके व्यक्तिकरण की प्रक्रिया का एक भौतिक रूप था। जुंग ने धर्म को मानव मानस का एक अनिवार्य कार्य माना, जो अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। उन्होंने संगठित धर्मों की आलोचना की, लेकिन व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि आधुनिक मनुष्य देवताओं के खोने से पीड़ित है, जिससे जीवन में अर्थहीनता की भावना पैदा होती है। आज भी मनोविज्ञान, कला, साहित्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रासंगिक बना हुआ है। उनकी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान एनालिटिकल साइकोलॉजी चिकित्सा की एक प्रमुख शाखा के रूप में जारी है। उन्होंने हमें सिखाया कि मन की गहराइयों से डरने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है। के अनुसार यह सच्चा ज्ञान स्वयं के अंधेरे को स्वीकार करने से ही प्राप्त होता है। कार्ल जुंग केवल एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, एक दार्शनिक और आत्मा के एक मानचित्रकार थे। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हर व्यक्ति के भीतर एक संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा है, जैसे यह खोज की जानी बाकी है। जुंग का मानना था कि आधुनिक समस्याएं काफी हद तक मनुष्य की अपनी आत्मा से अलगाव का परिणाम है। उन्होंने पश्चिमी तर्कवाद और पूर्वी रहस्यवाद के बीच एक सेतु बनाने का प्रयास किया। दर्शन, विशेष रूप से ताओवाद और बौद्ध धर्म में गहरी रुचि थी। उन्होंने आई चिंग जैसे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्हें सिंक्रोनिसिटी के उदाहरण के रूप में देखा। जुंग ने चेतावनी दी कि केवल तर्क और विज्ञान पर अत्यधिक निर्भरता हमें हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन से काट सकती है।
देखिए, मानस का स्वास्थ्य तर्क और भावना, विज्ञान और रहस्य के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। जूंग की छाया की अवधारणा ने व्यक्तिगत और सामूहिक बुराई को समझने में मेहनत की। उन्होंने तर्क दिया कि जब हम अपनी व्यक्तिगत छाया को अस्वीकार करते हैं तो हम उसे दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। यह बलि का बकरा बनाने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की व्याख्या करता है। जूंग का काम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से प्रासंगिक हो गया, जब दुनिया ने सामूहिक पागलपन के परिणामों को देखा। उन्होंने समझाया कि बड़े पैमाने पर विनाशकारी आंदोलन अक्सर एक नेता के चारों ओर एकत्रित सामूहिक छाया प्रक्षेपण का परिणाम होते हैं। उम्र बढ़ना केवल शारीरिक गिरावट नहीं, उन्होंने जीवन के दूसरे भाग को आत्मचिंतन और आंतरिक दुनिया की ओर मोड़ने का समय माना। यह वह समय है जब व्यक्तिकरण की प्रक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जूंग की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके द्वारा स्थापित ज्यूरिख में सी यह संस्थान आज भी दुनिया भर के विश्लेषकों को प्रशिक्षित करता है और उनके काम को आगे बढ़ाता है। जूंग के विचारों ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के संस्थापक बिल विल्सन को भी गहराई से प्रभावित किया। विल्सन ने जूंग के इस विचार को अपनाया कि व्यसन से उबरने के लिए एक गहन आध्यात्मिक अनुभव आवश्यक हो सकता है। जैसे स्टार वॉर्स में नायक की यात्रा का आर्केटाइप। साहित्य में हर मन से है, लेकिन जैसे लेखकों के काम में जूंगियन थीम स्पष्ट है। जूंग ने हमें सिखाया कि मिथक केवल पुरानी कहानियां नहीं है, बल्कि वे जीवित वास्तविकताएं हैं जो हमारे मानस में निवास करती है। हर बार जब हम एक कहानी सुनाते हैं या एक सपना देखते हैं तो हम इन शाश्वत आर्केटाइप्स को फिर से सक्रिय करते हैं। की आलोचना भी हुई है। कुछ लोगों ने उनके काम को अवैज्ञानिक और रहस्यमय माना है। उनके सिद्धांतों का अनुभवजन्य रूप से परीक्षण करना मुश्किल है, जो वैज्ञानिक समुदाय में एक सीमा मानी जाती है। लाखों लोगों के लिए उनके विचारों ने आत्मखोज और उपचार का एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान किया है। वह एक ऐसे चिकित्सक थे जो अपने रोगियों की कहानियों को सम्मान और गहराई से सुनते थे। उन्होंने माना कि हर व्यक्ति की कहानी अद्वितीय है और उसे किसी एक सिद्धांत में फिट नहीं किया जा सकता। जूंग का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को समाज के मानदंडों के अनुरूप बनाना नहीं था, बल्कि उसे स्वयं के प्रति सच्चा बनाना था। उन्होंने हमें अपने सपनों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे हमारी आत्मा की फुसफुसाहट है। अर्थ खोजना नहीं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे भीतर की गहराइयों के साथ एक ईमानदार संवाद की मांग करती है। कार्ल जूंग की विरासत ये याद दिलाती है कि सबसे बड़ी साहसिक यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, से हो। उन्होंने मनोविज्ञान को केवल मन की बीमारियों के अध्ययन से उठाकर आत्मा की खोज के स्तर तक पहुंचाया। ने अपने जीवन के अंत में कहा, अरे मैं वो नहीं हूँ जो मेरे साथ हुआ, मैं वह हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। उनका काम हमें अपने व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। चाहे वे जूंग ने दिखाया कि रचनात्मकता अक्सर तनाव और संघर्ष से पैदा होती है। मानव स्वाभाविक रूप से संतुलन और संपूर्णता की ओर बढ़ता है। जूंगियन विश्लेषण का उद्देश्य इस प्राकृतिक प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। उन्होंने ट्रांसेंडेंट फंक्शन की बात की, जो विरोधी ताकतों को मिलाकर एक नया संश्लेषण बनाता है। यह प्रक्रिया अक्सर प्रतीकों के माध्यम से प्रकट होती है, जैसे कि मंडला।
जुंग का मानना था कि हर संस्कृति के अपने मिथक होते हैं जो उसके सामूहिक मानस को दर्शाते हैं। आधुनिक अलग समय में वो हमारे मिथक विज्ञान कथा और फंतासी में पाए जा सकते हैं। यान सिंह ने अपने रोगियों को अपनी कला, लेखन या किसी भी रचनात्मक माध्यम से खुद को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि यह अचेतन के साथ संवाद करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जुंग ने बुद्धिमान बूढ़े आदमी के आर्केटाइप का वर्णन किया, जो ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रतीक है। ये आर्केटाइप हमारे जीवन में वास्तविक लोगों के माध्यम से या सपनों और कल्पनाओं में प्रकट हो सकते हैं। मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य केवल लक्षणों को दूर करना नहीं था, बल्कि इसका लक्ष्य एक अधिक अर्थपूर्ण और पूर्ण जीवन जीना था। उन्होंने तर्क दिया कि विक्षिप्तता निराशा हमेशा नकारात्मक नहीं होती। यह अक्सर आत्मा का एक संकेत है कि कुछ बदलने की जरूरत है। यह एक अवसर हो सकता है कि हम अपने जीवन के उन हिस्सों का सामना करें जिन्हें हमने नजरअंदाज किया है। जुंग ने आधुनिक दुनिया में प्रतीकवाद के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने महसूस किया कि जब चीजें अपना प्रतीकात्मक अर्थ खो देती है तो जीवन सपाट और निरर्थक हो जाता है। उनकी पूरी कोशिश जीवन में उस खोए हुए जादू और रहस्य को फिर से स्थापित करने की थी। जुंग ने अपने जीवन को अपने सिद्धांतों का एक जीवंत उदाहरण बनाया। उन्होंने बहादुरी से अपने स्वयं के अचेतन की गहराइयों में गोता लगाया, और वह है ये जाने जिस शब्द से खनरिया अनुसजहना वापस लाए। उसने अनगिनत दूसरों के लिए रास्ता रोशन किया है। कार्ल जुंग का संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली है। सपने देखता है उन्होंने अपने आंतरिक ब्रह्मांड के साहसी खोजकर्ता बनने के लिए आमंत्रित किया। जुंग का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास दुनिया को बदलने की क्षमता है, पहले खुद को बदल कर। उनकी विरासत केवल सिद्धांतों का एक सेट नहीं है, तो मनाएगी जुंग ने हमें सिखाया कि हमारे घाव भी हमारे ज्ञान का स्रोत बन सकते हैं। उन्होंने घायल चिकित्सक वॉन्डेड हीलर के आर्केटाइप की बात की, जो अपने घाव के कारण दूसरों को ठीक करने में सक्षम होता है। वो प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय क्षमता में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सिखाया, भले ही वह तर्क के विरुद्ध क्यों ना हो। जीवन एक पहेली नहीं थी जिसे हल किया जाना था, बल्कि एक रहस्य था जिसे जिया जाना था। उन्होंने हमें अपनी कल्पना की शक्ति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जुंग ने दिखाया कि हमारे सबसे अजीब और अतार्किक विचार भी गहरे अर्थ छिपा सकते हैं। उनका काम हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक बड़ी रहस्यमय कहानी का हिस्सा है। कार्ल जुंग ने हमें अपनी आत्मा के खोए हुए हिस्सों को घर लाने का रास्ता दिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे अधिक संपूर्ण, अधिक प्रामाणिक और अंततः अधिक मानवीय बने।